नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज, वो कार्यक्रम जहां पर देश और दुनिया की हर खबर से आपको बाखबर करते हैं। और आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे पटना से, जहां पर पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आतंकवादियों में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है, जबकि दूसरा गांधी मैदान ब्लास्ट केस में आरोपी मंजर का सगा भाई है। आपको बता दें कि दोनों के पास से पीएफआई से जुड़ी सामग्रियां बरामद हुई हैं और उसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के प्लान का जिक्र है। तो यहां पर यह बड़ा खुलासा किया गया है। मंजर का सगा भाई है दूसरा आतंकी अतहर, और यह कहा जा रहा है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तमन्ना इन दोनों की थी। एक आरोपी इनमें पटना गांधी मैदान में जो ब्लास्ट हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। संदिग्धों के पास पीएफआई से जुड़ी सामग्रियां जो हैं वो भी यहां पर बरामद की गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको आज तक पर दे रहे हैं। एक रिटायर्ड दारोगा भी इसमें पुलिस का है, झारखंड पुलिस का दारोगा जलालुद्दीन इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ा हैरान करने वाला खुलासा, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा पाले। यहां पर ये अतहर और जलालुद्दीन, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया, और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे, और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। और अभी पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहां आश्रय दे रहे थे। हम आपको बता दें कि आज तक संवाददाता रोहित सिंह संदिग्ध के घर पहुंचे, वहां से हम आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक बड़े संदिग्ध आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, और जो जानकारी मिली है वो ये कि ये जो पूरा मॉड्यूल पटना में पिछले कुछ समय से चल रहा था, दरअसल ये 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पटना दौरा था वो आतंकवादियों के निशाने पर था। इस वक्त हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के नया टोला इलाके में, और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं अहमद पैलेस, दरअसल ये जो बिल्डिंग है ये मोहम्मद जलालुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि झारखंड पुलिस से रिटायर्ड दरोगा है। और इसके साथ ही पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम अतहर परवेज है। इन दोनों लोगों का जो कनेक्शन है वो पीएफआई और एसडीपीआई से बताया जा रहा है। और जो जानकारी मिली है आज तक को, उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है ये दरअसल एक ट्रेनिंग सेंटर था, ये आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर था। और इस पाठशाला में दरअसल पिछले 15 दिनों से लगातार देश के कई हिस्सों से, केरला, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से जो लड़के हैं वो यहाँ पर आ रहे थे, और बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, कैसे हथियार चलाने हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, शारीरिक ट्रेनिंग भी जो है इन लोगों को दी जा रही थी। और सबसे बड़ी मीटिंग जो हुई थी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वो थी 6 और 7 जुलाई को जो है यहाँ पे बैठक हुई थी, और उसमें जो है बताया गया कि देश भर के कई लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए थे। और फिर इंटेलिजेंस को इसके बारे में जानकारी मिली, और फिर पटना पुलिस से जो है ये पूरी जानकारी साझा की गई। और फिर प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 जुलाई को पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की, और फिर यहाँ से मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया। और जो इस कमरे से, जो कि ये पूरा बिल्डिंग है जो कि पाठशाला बताया जा रहा है, आतंक का पाठशाला, यहाँ से पुलिस को कई दस्तावेज भी मिले हैं। और एक दस्तावेज दरअसल उससे जुड़ा हुआ है कि कैसे भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, उससे जुड़े दस्तावेज हैं।
तो हमारे साथ इस खबर पर हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। रोहित हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अरविंद ओझा भी जुड़ रहे हैं। रोहित, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे पटना। जरा बताइए कि जो खुलासा है वो हैरान करने वाला है, लेकिन अब इसमें नया अपडेट क्या आ रहा है, क्योंकि लगातार बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट इस घटना को लेकर आपके पास क्या है? देखिए शुभंकर, कल रात तक जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 संदिग्ध आतंकवादी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। किस मामले में छापेमारी हुई थी ये पता नहीं था, लेकिन आज जब आज तक के हाथ वो एफआईआर लगी है उसके बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ पर आतंक की पाठशाला चल रही थी और सबके उसके निशाने पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पटना दौरा था वो टारगेट पर था। साफ साफ उस एफआईआर में लिखा है कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री पटना आने वाले थे और उससे ठीक 15 दिन पहले लगातार यहाँ पे देश के कई हिस्सों से, केरला, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से लड़के वहां पहुंच रहे थे। फुलवारी शरीफ के उस आतंक की फैक्ट्री जिसे कहा जा रहा है, वहां आर्म्स की ट्रेनिंग उनको दी जा रही थी, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, शारीरिक ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया जाए। और 6 और 7 जुलाई को एक विशेष मीटिंग भी हुई थी, बैठक भी हुई थी, जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को हुई। उसके बाद पटना पुलिस को अलर्ट किया गया और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले उस घर पर छापेमारी होती है फुलवारी शरीफ में, जहां से 2 लोगों को, संदिग्ध जो आतंकवादी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद जलालुद्दीन जो कि झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, अधिकारी है, माफ कीजिएगा, और अथर परवेज नाम का एक संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार किया गया है। यानी 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और एक बहुत बड़ी घटना जिसे अंजाम देना चाहते थे ये आतंकवादी 12 जुलाई को, जब प्रधानमंत्री पटना में जो थे, उसको जो है किसी न किसी तरीके से कह सकते हैं उसको रोका है और एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ जो है वो किया गया था। और ये बात बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार ये एफआईआर की कॉपी भी दर्शकों को हम दिखा दें। ये एफआईआर की कॉपी देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें तमाम जानकारियां जो हैं वो महत्वपूर्ण लिखी हुई हैं। अरविंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, निशाने पर प्रधानमंत्री थे। यह कहा जा रहा है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना थी, तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें शारीरिक ट्रेनिंग भी थी। यानी कुल मिलाकर मंसूबे जो हैं, वो जो खबर आ रही है या जो एफआईआर में जिक्र है, वो बड़े खतरनाक लगते हैं। चाहे प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की बात हो या गजवाए हिंद जो नारे आते हैं उसको मुकम्मल करने की बात हो। अब सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के बाद कैसे सतर्क हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। और यह खबर कितनी ज्यादा बड़ी है क्राइम के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से? देखिए शुभांकर, इसमें 2 बड़ी बातें हैं जो काफी गंभीर हैं। पहली ये कि जो गिरफ्तार अतर परवेज है वो सिमी से ताल्लुक रखता है, नंबर 1। नंबर 2, इस एफआईआर के मुताबिक 12 जुलाई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट था वो टारगेट पर था। तो मैं आपको ले चलना चाहूंगा साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में, प्रधानमंत्री की जो रैली थी नरेंद्र मोदी जी की, उसमें हमला हुआ था। उसमें भी जो गिरफ्तार आतंकी थे वो सिमी से ताल्लुक रखते थे, नंबर 1। नंबर 2, जो अथर परवेज जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था आतंकी, उसका जो भाई है मंजर परवेज, उसको 2013 के जो हुंकार रैली में ब्लास्ट हुआ था उस मामले में और बोध गया में जो ब्लास्ट हुआ था उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये बेहद गंभीर है कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने दिल्ली से ये इनपुट दिया बिहार पुलिस को, जिसके बाद बिहार पुलिस उस ठिकाने तक पहुंची जहां हमारे सहयोगी रोहित मौजूद है। और वहां पर जब छानबीन की गई तो पता चला कि केरल के अलावा केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमाम अलग अलग स्टेट से लोग वहां पर आए थे। उनको चाकू चलाने की, तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। और आपको बताऊं, बकायदा एविडेंस है, बिहार पुलिस के पास सीसीटीवी भी सीज किया गया है। हालांकि इतने दिनों से ट्रेनिंग चल रही थी, वहां मीटिंग चल रही थी, पटना पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम लगातार वहां पर मौजूद थी और उस इलाके की जानकारी ली जा रही थी, जिसके बाद गिरफ्तारी मुमकिन हुई। और जो बड़ी चीज है, जो बड़ा दस्तावेज बरामद हुआ है, वो ये बरामद हुआ है कि ये जो पूरा ग्रुप है, इनका दरअसल मकसद है 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाना। और इसको लेकर तकरीबन 8 पेज का दस्तावेज बरामद हुआ है, जिसमें ये बकायदा लिखा हुआ है कि ये आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं। तो जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनका ताल्लुक सिमी से है, प्रतिबंधित संगठन, और ऐसा भी एजेंसी का दावा है कि जब सिमी को बैन किया गया तो उसके सदस्य पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
और जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई उसमें शामिल हो गए। तो बहुत बड़ी खबर है, जो डेवलपमेंट खबर है। और हमें यह भी जानकारी मिली है कि ये जो बिल्डिंग है यहां से बड़े पैमाने पर फंडिंग भी जुटाई गई, फंडिंग के भी एविडेंस मिले हैं। तो पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दस्तावेज बरामद होना, उसके अलावा ट्रेनिंग देना वहां पर, ये अपने आप में काफी गंभीर है। तो अब एजेंसी की पकड़ इस बात पर होगी, जांच इस बात पर होगी कि किस किस स्टेट से आखिर वो कौन कौन लोग आए ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग लेना जिसमें तलवारबाजी, बम फेंकना, इसकी ट्रेनिंग का मकसद क्या था? क्या दूसरे स्टेट में भी ये कुछ आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले थे? इस पर जांच होगी। शुभांकर, बिल्कुल सही बात है। रोहित, अब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहां पर लगातार ट्रेनिंग चल रही थी और ऐसे में पुलिस बेखबर कैसे है? क्या पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब जब यह मामला खुल गया है और इसके कनेक्शन जो हैं वो कई राज्यों से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु से लेकर अलग अलग राज्य हैं, तो जरा बताइए कि अब इसकी जांच कैसे विस्तार में की जा रही है? क्योंकि लाजमी है इससे जुड़े कई और लोग होंगे। अभी तो 2 गिरफ्तारी हुई है, दोनों भाई हैं, एक रिटायर्ड दारोगा उसमें है, लेकिन अब इसके तार कहां कहां से जुड़ रहे हैं, किस किस एंगल पर जांच की जा रही है? जरा दर्शकों को समझाइए हमारे, क्योंकि केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये हम दिखा रहे हैं कि यहां कनेक्शन थे इनके। जी बिल्कुल, जो पुलिस को जो जांच अभी तक चल रही है उससे ये पता चला है कि पिछले 15 दिनों से जो है लगातार यहाँ पर जो अनजान लोग हैं, जो कि इस इलाके के नहीं रहने वाले हैं, पटना के नहीं हैं, वो इस घर पर पहुंच रहे थे, जो कि अहमद पैलेस जो है एक बिल्डिंग है जिसे कि आतंक की पाठशाला बताया जा रहा है। और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था इस इलाके में, यानी कि तार जो है इन विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि पटना पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक फेलियर पटना पुलिस का भी होगा कि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और उन्हें 10 तारीख तक कह लीजिए उन पर जानकारी नहीं है कि इस तरीके की जो है आतंकी पाठशाला चल रही है। एयरपोर्ट जहां पर पटना एयरपोर्ट जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले थे, उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा जो है वो आतंकी फैक्ट्री चल रही थी। तो ये एक गंभीर कह सकते हैं फेलियर भी है पटना पुलिस की। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस ने जब जानकारी दी तो कार्रवाई की गई है और लोगों को गिरफ्तार किया गया, बड़े मॉड्यूल को भी जो है उसका भंडाफोड़ किया गया और प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो निपट गया। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, 2047 तक जो इस्लामिक नेशन बनाने की बात है उसके जो दस्तावेज हैं उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ये देखना होगा कि जो हिंदू नेता है, जो हिंदू हैं और खासकर आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं, उनके बारे में एक डेटाबेस मेंटेन किया जाए। वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, ये समय समय पर इस डेटाबेस को और ये बहुत किया जाए ताकि बड़ी बात आप बता रहे हैं। 2047 तक जो है बिल्कुल, ये इसी बात को लेकर सवाल मैं अरविंद से पूछूंगा। अरविंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहां से कहा जा रहा फंडिंग आएगी। और जो बात यहां पर रोहित कह रहे हैं कि देखिए आरएसएस से जुड़े नेता और बीजेपी से जुड़े नेताओं को लेकर एक डेटाबेस बनाने की बात कही गई थी कि ये क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इनके बारे में जानकारी रखी जाए। यानी कुल मिलाकर इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं सभी की जान पर खतरा भी बरकरार था। तो कुल मिलाकर साजिश तो बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है शुभांकर। और अगर दस्तावेज जो रिकवर हुए वो आज तक के पास मौजूद भी हैं, उसको जो पढ़ा एजेंसी पढ़ भी नहीं है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो बेहद गंभीर है। और आपको बताऊं, बिहार और झारखंड ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है सिमी का, खास तौर पर बात करें या चाहे दरभंगा मॉड्यूल की बात करें। और पीएम मोदी के 2013 की रैली का मैं बार बार जिक्र करना चाहूंगा, जिस तरह से अटैक किया गया, वेल प्लान्ड अटैक था, उसमें भी सिमी के लोग ही एक्टिव थे। उस दौरान भी ये बात सामने आई थी और कि आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स पर अटैक किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों की बात की जाए, चाहे उदयपुर में जो घटना हुई, चाहे अमरावती में जो घटना हुई, उसके बाद अगर ट्रेनिंग दी जा रही है एक कमरे में जिसमें केरल से और तमाम दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं और जिसमें बाकायदा ये पटना पुलिस दावा कर रही है कि उनके पास एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी है, साथ ही साथ सीज डॉक्यूमेंट्स भी है, जिसमें 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए, जिसमें 2 तो गिरफ्तार हुए, जिसमें अथर परवेज जो सिमी का न सिर्फ सदस्य है, उसका भाई वो आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार भी हो चुका है, बल्कि उसने खुलासा भी किया कि जो जेल में टेररिस्ट है उसकी बाकायदा पैरोकारी भी कर रहा था वो कोर्ट की सुनवाई में। तो इस तरह के तमाम चीजों
का सामने आना एक गंभीर सवाल जरूर पटना पुलिस पर भी खड़े करता है, लेकिन ये गंभीर खतरा भी है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स शुभांकर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं उसमें बकायदा ये लिखा हुआ है इनकी प्लानिंग की आने वाले दिनों में क्या क्या करना है। और मैं आपको बताऊं कि दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो को टिप कैसे मिली इस पूरे मामले की। 11 जून को पटना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। पटना पुलिस ने स्यू मोटो लेते हुए, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक पंफलेट को वायरल किया जा रहा था जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा था नुपुर शर्मा के विवादित बयान के आधार पर, और घर से सड़क पर निकलने के लिए कहा जा रहा था। वो एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री की विजिट थी 12 जुलाई को, इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम एक्टिव हुई और इसी दौरान उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर तलवार चलाने की, चाकू चलाने की, बम चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जब वहां पर पटना पुलिस ने छापा मारा तो चौंक गए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुआ है जिसमें बिल्कुल। अरविंद, यहाँ पे रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित, आप अपनी बात को रखिएगा, साथ ही एक सवाल भी मैं आपसे ऐड ऑन कर दे रहा हूं। हाँ, आप बात रखिएगा अपनी। एक सवाल और ऐड ऑन कर दे रहा हूं, ये कब से चल रहा था यहाँ ट्रेनिंग सेंटर, इस बारे में कोई जानकारी आई है? और जो ये एनजीओ है, इससे कौन कौन लोग जुड़े हैं, कौन कौन से लोग आगे से फंड कर रहे थे, क्या उनके बारे में, संस्थाओं के बारे में कोई जानकारी? देखिए, एक बात तो सामने आई है कि कई सारे जो इस्लामिक देश हैं जो कि फ्रेंडली नेशंस हैं, वो पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट है 2047 तक कैसे इस्लामिक नेशन बनाया जाए, उसमें लिखा है कि फ्रेंडली नेशंस है जो हैं उनको फंडिंग हो रही थी। और खासकर इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि जब भारत के साथ फाइनल शोडाउन होगा तो उस वक्त हमें सिर्फ पीएफआई काडर पर ही भरोसा नहीं करना पड़ेगा, जो उनके जो मेंबर्स हैं, हमें कई सारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनकी भी मदद लेनी पड़ेगी जो फ्रेंडली नेशंस हैं। और उसमें साफ तौर पे तुर्की का जिक्र किया गया है। नहीं तो ये फ्रेंडली नेशन में कौन कौन से देश हैं, एक बार आप नाम लेकर बताएंगे? कायम कर लिए हैं। कौन कौन से देश हो सकते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की का तो हम जान रहे हैं, कोई और भी देश है? मैं आपके पास अभी तो फिलहाल इस तीन ही जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसके बाद इस फ्रेंडली नेशन देश जो इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सायरन बजने का मतलब है कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। और खबर क्या है? पटना में पीएफआई कनेक्शन पर पुलिस की जांच जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जलालुद्दीन इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रहा है और उसका भाई अतहर परवेज, इन दोनों को फिलहाल हिरासत से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर देश की सुरक्षा को ये खतरा लगातार बने हुए थे और 2047 तक ये भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की तमन्ना रख रहे थे। जी, तो ये जानकारियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए। रोहित, आप बात कर रहे थे कि जो फ्रेंडली नेशन है जो फंड कर रहे हैं, जो इस मुहिम में इनकी मदद कर रहे हैं, एक बार जरा उन फ्रेंडली नेशन के बारे में बताइए। कौन कौन से देश हैं जो भारत के दोस्त तो हैं लेकिन उसके बावजूद भारत को वो इस्लामिक राज्य बनाने की तमन्ना रखते हैं? और ये दोनों जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनके बारे में अगर कोई डिटेल हो तो वो भी जरा हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि कई तरह की खबरें, अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं इन दोनों को लेकर भी। देखिए, ये जो दो संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक से एक मोहम्मद जलालुद्दीन जो है वो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है और वो पटना का ही रहने वाला था, फुलवारी शरीफ का। और उसी के जो घर में जो है उसी के मतलब उसी ने एक ऑफिस जो है अपना एक ऑफिस वो किराए पे दिया हुआ था अतहर परवेज को ये एनजीओ चलाने के लिए। अतहर परवेज ने उससे कहा था कि एनजीओ चलाना है और इसी में जो है एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, आतंकी पाठशाला चल रही थी। और पिछले 15 दिनों से खासकर जो है लगातार यहाँ पर अनजान लोग जो है इस ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच रहे थे। आसपास के लोगों से जब हमने बात की, कैमरे पे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे अनजान लोग वहां आ रहे थे जो किस इलाके के नहीं रहने वाले थे और वो लोग उनको नहीं पहचानते थे। और अब जब इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है तो एक बड़ा मॉड्यूल का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को टारगेट किया जाना था। और जहां तक पीएफआई के उस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे तो उस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि भारत के साथ जब फाइनल शोडाउन होगा तो उस वक्त हमें इस्लामिक देश जो हमारे दोस्त हैं, दोस्ताना संबंध हैं, उनकी मदद हमें लेनी पड़ेगी। उसमें कहा गया है कि टर्की के साथ तो हम लोगों ने पहले ही दोस्ताना संबंध कायम कर लिए हैं, यानी कि टर्की हमारी मदद जरूर करेगा। उसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जो है मदद की उम्मीद है। तो 2047 तक किस तरीके से भारत को इस्लामिक मुल्क बनाया जाए, इसका पूरा एक बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं।
पीएफआई के। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत में कई गतिविधियां ऐसी हुई जिसमें इस्लामिक देशों की सक्रियता जो है वो हमें देखने को मिली थी। अब जब ये खबर सामने आती है तो क्या कड़ी से कड़ी जोड़ा जाएगा? क्योंकि जिस तरह से यहां पर पीएफआई का जिक्र हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे फ्रेंडली देश हैं वो चाहते हैं कि यहां पर इस्लामिक राज्य बनाया जाए, 2047 तक इन मंसूबों को कामयाब किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जहां पर रोहित मौजूद है और जिस तरीके से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अथर परवेज और दूसरा जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड अधिकारी है, उन दोनों से पूछताछ होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां पर आकर ट्रेनिंग ली। दूसरे अदर स्टेट के लोगों की बात आ रही है, तो किन्होंने ट्रेनिंग ली, और अगर ट्रेनिंग लेकर वो दूसरे स्टेट में गए हैं तो क्या वहां पर वो कोई आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? तो उनकी धरपकड़ सबसे पहले जरूरी है। दूसरी की ये जो पंफलेट है इसको जो पब्लिश किया गया है, सर्कुलेट किया गया है, तो किन किन लोगों तक सर्कुलेट किया गया है? क्या उनका मकसद सिर्फ ब्रेन वॉश करना था, जो पीएफआई का कैडर है उसको और बढ़ाना था इस पंफलेट के जरिए? इस पंफलेट से जो इसमें बातें लिखी हुई हैं उससे कौन कौन इस विचारधारा से सहमत है? ये तो एक जो पूरा ग्रुप है, जाहिर सी बात है एक बड़ा ग्रुप होगा, इस बड़े ग्रुप को क्रैकडाउन करना है। साथ ही साथ क्या इनका मकसद कहीं और बम धमाका करना था या कोई टारगेट किलिंग को अंजाम देना था? ये वो तमाम बातें हैं जिसकी जांच जरूर की जानी चाहिए। उसके अलावा जो फंडिंग की बात है, जो हमें जानकारी मिली है कि शायद पटना पुलिस आने वाले दिनों में ईडी को इस बारे में लिख सकती है ताकि वो फंडिंग की जांच करे। बिल्कुल, आप दोनों लगातार नजर बनाए रखिए, कोई बड़ी जानकारी होगी हम आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब बात करते हैं मोहन भागवत को लेकर, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर तनातनी के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि खाना खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवरों का काम है, इंसान का काम दूसरों की रक्षा करना है। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा, इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। This is a truth applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है। और यहां हम देखते हैं कि ये पूरी शिक्षा यहां पर दी जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भागवत ने बयान दिया, वो वैसे कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। रिलीजन, ये भारत सब रिलीजन को मानता है, ये भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए, आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सबली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन भागवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भागवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भागवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भागवत साहब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
सर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन सही है? अगर आपका मन लगता है कि मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? कन्वर्जन जबरदस्ती पे होते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, किसी कन्वर्जन छोड़िए, किसी पे भी जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। भाई आप तो नाम पूछकर मारते हैं, वो जबरदस्ती नहीं है। गोश्त रखने के शुबे में आप वीडियो बनाकर मारते हैं, वो क्या है फिर? अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है, जैसा कि एक वो एक्स उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, वो कन्वर्ट हो गए, उस पर मोहन भागवत बोलो, उस पर बोलिए। अरे उस पर बोलेंगे नहीं, हाँ वहां मर्जी आ गई, वहां मर्जी आ गई। प्यारे क्या बात है, वाह वाह, आपकी मोहब्बत सलामत रहे उस आइडियोलॉजी के लिए। मोहन भागवत साहब ने ये भी कहा कि पॉपुलेशन के मुतालिक उन्होंने ये बात बोली कि जनसंख्या पैदा करना सिर्फ जानवरों का काम है। मतलब सुनिए, मोहन भागवत साहब को संविधान पढ़ना चाहिए। आप संविधान को कब माने हमको मालूम। अब भारत 75वीं आजादी यौम आजादी मनाने जा रहा है, तिरंगे को आप कब माने? ऑर्गेनाइजर पढ़ लो आप। आपने 3 रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था, वो पढ़ लो आप। जनगण मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था, पढ़ लो आप। मोहन भागवत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए भारत के संविधान के। आप लोग के दिमाग में खाली 44 घुसा हुआ है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखा गया कि जो कमजोर होगा उसको ताकतवर बनाया जाएगा? सोशली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। इकोनॉमिकली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। पॉलिटिकली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। यही तो बात है, इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की बात करता है संविधान। ये समझते नहीं, समझना नहीं चाह रहे, इन चीजों को जानते हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी उन पर इतना गालिब आ चुकी है कि किसी को सच्चाई को दूसरी मानते ही नहीं है, बस अपने आप को सच मानते हैं। सच्चाई संविधान है, उसको मानना पड़ेगा। सर ये अभी संसद में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है कि आपसे। अब एक बात सुनिए, हम तो जो किताब जिन्होंने छपाया उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्रोसीजर पे तो बात कर लो, पार्लियामेंट के रूल्स पे तो बात कर लो। बिल आता है सरकार का, एक ही दिन में बिल आता है, मेंबर्स कैसे पढ़ेंगे? और उसको स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते, वो क्या रूल प्रोसीजर में नहीं है? रूल प्रोसीजर के तहत स्टैंडिंग कमेटी, अब स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते। और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या वन पार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए, रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। अरे भाई बिल आता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं जाता भाई? संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस पर काम करिए। मालूम ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं होता उस पर काम। डिसेंसी और डेकोरम भी कोई चीज होती है? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। ये डिसेंसी और डेकोरम है कि आप उसी दिन बिल ला लेते हैं, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर लेके मना लेते और उसी वक्त आप पास कर लेते, नाम पढ़ सकते, नाम समझ सकते। भाई देश की जनता को हम जवाब दें, अगर कोई बिल लाते, कानून बनाते तो हमको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। लेकिन सर ये तो कितने नहीं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है।
कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से बात नहीं, अनपार्लियामेंट्री, देखिए आज के जमाने में होता क्या है कि कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल दिया और माशाल्लाह से ANI उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जैसा कि हमारा करते हैं, रिपब्लिक करती है, ABP करता है, हमारे ZTV प्रसाद साहब करते हैं, आप लोग माशाल्लाह हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, लाइव टेलीकास्ट में चला गया। अब बाद में एक्सपंज, अरे एक्सपंज के माने क्या है, इसीलिए कह रहा हूं कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर, मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। आप बताइए अब पार्लियामेंट कितने दिन बैठ रहा है भाई? मॉनसून सेशन 18 तारीख से 12 अगस्त तक, क्या होगा भाई उसमें? क्या बहस कर पाएंगे हम? जब साल शुरू होगा तो आप एक साल का कैलेंडर बना दीजिए कि इतने दिन बजट सेशन, इतने दिन मॉनसून सेशन, इतने दिन विंटर सेशन होगा। कैलेंडर बनाइए ना, आप नहीं बनाते। आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की बात कर रहे हैं। क्या ये अनपार्लियामेंट्री नहीं था कि स्पीकर पीछे बैठा है, प्रधानमंत्री सामने बैठा है? तो कन्वर्जन से लेकर अनपार्लियामेंट्री वर्ड और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार ओवैसी आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि ओवैसी ने जनसंख्या को लेकर जो कहा वो क्यों कहा, क्योंकि मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था। वो बयान सुनिए, मोहन भागवत ने कैसे कहा कि खाना खाना और जनसंख्या बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं, इंसानों को बुद्धि मिली है जो उन्हें जानवरों से अलग करती है, इंसान रक्षा करता है। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा, इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence है क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है। और यहां हम देखते हैं कि ये पूरी शिक्षा यहां पर दी जा रही है।